वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। आज हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में जो पिछले लेक्चर में टॉपिक पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई भी आई की पावर है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और हम लोगों ने सीखा था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सममित संख्या की बीजगणित, यानी किस तरीके से हम उनको ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम। यानी अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो फिर इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा होगा वो क्या होगा, 1/z। ठीक, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी उसका गुणा सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम क्या होगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। इसे कहते हैं क्या, सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी इसको कहते हैं। तो केवल प्रतिलोम भी कह सकते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो कितना होगा, 1/z। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पलट देंगे तो हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया, उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया z = 4 - 3i। इसका हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। ठीक, यानी 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/4 - 3i। ठीक, यानी 1 जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पलट दिया, यानी 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, एक चीज को और ध्यान रखें, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 - 3i इक्वल में लिख देते हैं, तो ये इसके इक्वल नहीं है बल्कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। अब यहाँ पर अपॉन में क्या आ गया, आई वाला टर्म। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि अपॉन में आई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो अपॉन में टर्म है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 1/4 - 3i, इसका कॉन्जुगेट पिछले लेक्चर में बताया था कि आई का साइन चेंज कर देंगे और हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, जिसने भी पिछली लेक्चर ना अटेंड की हो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको वो लोग जरूर देख लें, तभी इस लेक्चर को सीखे, अन्यथा ये लेक्चर उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई 4 + 3i अपॉन ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कॉन्जुगेट। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये भी जो है वो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इसको लिख लेते हैं। तो 4 + 3i अपॉन 16 + 9, यानी 4 + 3i अपॉन 25। 25 को अलग अलग कर देंगे तो 4/25 + 3/25i, क्योंकि जो भी आंसर लिखना होता है वो a + ib यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना होता है। आई होप कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी सम्मिश्र संख्या का सम्मिश्र तल पर ज्यामितीय निरूपण। अब इसका मतलब क्या है वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है।
ये हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस, ये हमारी कहलाती है वाई एक्सिस। उसी तरीके से यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हमारी कहलाती है रियल एक्सिस यानी वास्तविक अक्ष, ये हमारी कहलाती है इमेजिनरी एक्सिस यानी काल्पनिक अक्ष, जहां क्रॉस करती है वो ऑरिजिन यानी मूल बिंदु कहलाता है। ठीक, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल a प्लस आई बी, तो z इक्वल a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है तो इसके ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म क्या हो जाएंगे, a कॉमा b हो जाएंगे। ठीक, ऑर्डर पेयर क्या होता है ऐसे समझ लें, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 2,3, तो 2,3 का मीनिंग क्या है कि x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या है पॉइंट की 2 और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 3। तो अगर हम 3,2 लिख दें तो उसका मतलब बदल जाता है, तो इसी को कहते हैं ऑर्डर पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, ऑर्डर का मतलब क्रम से, तो अगर क्रम बदलेंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल a प्लस आई बी, तो उसके ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे a कॉमा b विद द साइन। ठीक, जैसे मान लो लिखा हो 2 माइनस 3i, तो हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 3। तो अब ये कोऑर्डिनेट के जैसे हो गए, इसको इस पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये फिलहाल यहाँ पर मान लीजिए आ गया, ये p हो गया a कॉमा b, इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस। ठीक, तो ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो है वो हम देखेंगे, और ये जो हमारा प्लेन कहलाता है यही कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी सम्मिश्र तल। ठीक, यानी रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और ये पूरा जो प्लेन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा। ठीक, तो ये इस पॉइंट की, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z इक्वल a प्लस आई बी को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक, तो इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो गई r, मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है r। ठीक, और अगर हम इसको सामने मिला दें तो, और ये a कॉमा b है, ये मान लिया m पर आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई a हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई b हो गई। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एम पी, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। तो OP कितना, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, R ये क्या हो गया रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये R है ये क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ Z, या इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड Z से, और यही क्या कहलाता है R। भाई मॉडुलस क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, यानी जो कोऑर्डिनेट प्लेन बना हमारा, उस पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या है, वही क्या डिनोट करेगा R को ही क्या कहेंगे मॉड Z, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला हमारा ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया मॉडुलस। ठीक, उसके बाद इसी ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा पढ़ें, यानी ये जो एंगल बन रहा है, ये अगर थीटा बन रहा है पॉजिटिव x एक्सिस से, तो ये कितना हो गया tan थीटा b अपॉन a। ठीक, अगर यहाँ से थीटा निकालें तो जब tan को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा b अपॉन a। ठीक, कुछ लोग कहेंगे कि ये tan थीटा ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि हमें पता क्या है a और b, बस r तो हमने बाद में निकाला है, तो जो चीज़ हमें पता है फॉर्मूले भी उसी में हम फाइंड करते हैं, ये तो सभी को पता है। ठीक, तो tan थीटा इक्वल b अपॉन a, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक, और ये जो थीटा है ये क्या कहलाता है, आर्गुमेंट या फिर ऑब्लिक एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक, ये क्या कहलाएगा आर्गुमेंट, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। हिंदी में क्या कहते हैं, ये जो मॉडुलस है इसको कहते हैं कोणांक, तो मापांक, सॉरी, इसको क्या कहते हैं मापांक, और ये जो थीटा है इसको क्या कहेंगे कोणांक। भाई कोण है
इसलिए ये क्या कहलाएगा, कोणांक, और ये क्या कहलाएगा हमारा मॉडुलस यानी मापांक। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। दूसरी चीज कि ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन -पाई और लेस देन इक्वल +पाई, यानी जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो -पाई से ज्यादा और +पाई या +पाई से कम होगी। ठीक, तो ये थीटा की वैल्यू ध्यान रखनी है कि इस रेंज में आएगी, और ये हमारे मॉडुलस के फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। अब ध्रुवीय रूप क्या होता है वो समझेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, यानी ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ठीक, तो ये ध्रुवीय रूप क्या होगा कि अगर z इक्वल a + ib के फॉर्म में हमारी संख्या दी गई है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इसे पोलर फॉर्म का मतलब है कि इसे r और थीटा में डिनोट करना। ठीक, तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म ऑफ z, ये कितना होगा, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, ये पोलर फॉर्म होगा। तो अब हमारा काम होगा r की वैल्यू निकालें और थीटा की वैल्यू निकालें और इसमें रख दें, ये हमारा चेंज हो जाएगा पोलर फॉर्म में। ठीक, जो ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी, बस देखने में चेंज होगा। अगर हम cos और sin की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलकर यही मिलेगा a + ib। ठीक, तो अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस पर आधारित और उसके कोणांक पर आधारित। तो प्रश्न है z इक्वल -1 - √3i। ठीक, इसका हमें निकालना है मापांक यानी मॉडुलस, कोणांक यानी आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ठीक, तो सबसे पहले इसकी कंपेयर कर दी यानी तुलना हमने कर दी किससे, z इक्वल a + ib से कंपेयर किया। ठीक, तो यहां पर हमें वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू मिली -1 और b की मिली -√3। उसके बाद मॉडुलस ऑफ z यानी z का मापांक, तो मापांक इसका कितना हो गया, मॉड z इक्वल √a² + b²। तो ये हो गया √-1² + -√3²। तो ये 1 + 3 यानी कितना आ जाएगा 2। तो पहला आंसर हो गया कि जो z इक्वल है -1 - √3i, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मॉडुलस इसका। अब उसके बाद बात करते हैं इसके कोणांक पे यानी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ z यानी z का कोणांक, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स b/a। तो ये हो गया tan इनवर्स, b की वैल्यू कितनी आई हमारी -√3 और a की वैल्यू कितनी आई -1। कैंसिल किया, कितना आया tan इनवर्स √3। अब जरा हम एक चीज समझेंगे, अगर ये लिखा है tan 60 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक, तो ये क्या है, टेक्नामेट्रिक। तो टेक्नामेट्रिक के साथ क्या लिखा होता है, एंगल, और इक्वल में क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है। उसी तरीके से अगर tan इनवर्स यानी इनवर्स टेक्नामेट्रिक है तो उसके साथ में लिखी होगी वैल्यू और इक्वल में क्या आएगा, एंगल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर इक्वल में एंगल कितना आया, ये अभी आंसर हमारा इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर हम पॉइंट में लिखेंगे इसको a, b में तो -1 - √3 आएगा, यानी ये पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, तीसरे में। यानी इस तरीके से हमारा ये पॉइंट आया -1 - √3। ठीक, तो जब यहाँ आएगा तो ये जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है वही हमारा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। ठीक, अब जरा समझने का प्रयास करेंगे। ये तो नीचे की ओर एंगल हमें फिर फाइंड करना हुआ, क्योंकि थीटा क्या होता है, जो पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बनाता है वो। तो ये वाला एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है, और ये जो एंगल है
ये कितना होगा वो हम देखेंगे। तो ये यहाँ तक 180 और ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 240। अब पूरा कितना होता है 360। तो हम क्या करेंगे 360 में से 240 हम माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 120। लेकिन इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो थीटा की वैल्यू आएगी माइनस 120 डिग्री। और इसको क्या लिखेंगे माइनस का 2π/3। ठीक, पाई में चेंज करने के लिए टेक्नोमेट्रिक फंक्शन ने बताया था कैसे चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अगर हम ये आंसर लें तो गलत, क्यों? क्योंकि अभी बताई थी जो थीटा की रेंज है वो -π से ज़्यादा और +π के बराबर या उससे कम होती है। तो अगर ये वैल्यू हम ले लें, क्योंकि देखिए जो वैल्यू हम लेते हैं वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं, तो ये पूरी वैल्यू लेनी चाहिए। भाई 60 तो नहीं हो पाएगी, तो कंफर्म है, क्योंकि जब ये यहाँ थर्ड में आ रहा है तो ये लाइन बनी, तो एंगल तो देखो ये 60 से ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल 60 हुआ और ये 180 है, तो 240 हो गया। लेकिन 240 हमारा रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये वाला एंगल भी तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से है, तो क्या करेंगे पूरा 360 उसमें से 240 माइनस कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बताया जिसमें कि हमको मापांक निकालना था और कोणांक निकालना था। अगला प्रश्न देखते हैं पोलर फॉर्म का। तो अगला प्रश्न है पोलर फॉर्म में चेंज करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 - i चेंज इनटू पोलर फॉर्म, यानी 1 - i को हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि अभी हम लोगों ने r और थीटा की वैल्यू निकाली, बिल्कुल वैसे निकालेंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आई 1 और b की कितनी आई -1। ठीक, अब r, तो r क्या होता है √a² + b², तो √1² + -1² कितना आएगा √2। r तो आसानी से निकल आएगा, लेकिन थीटा में थोड़ा ध्यान रखना है। थीटा बराबर tan 1 b/a। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, b/a यानी tan 1 -1/1। ठीक, तो ये कितना आया हमारा tan 1 -1। तो अगर याद होगा तो -1 tan में किसकी वैल्यू होती है 135 की होती है। ठीक, अब हम इसको क्लियर करते हैं कि ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक, देखें तो अगर हम इन्हें पॉइंट में लिखें तो यही तो लिखेंगे 1, -1। थोड़ा जरा चित्र बना लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1, -1 यानी x जो है वो हमारा पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो ये थर्ड में आएगा, यानी इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा 1, -1। ठीक, अब देखो ये जो एंगल होता है ये होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंगल होता है। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना है 135। तो ये है तो पूरी एक्स एक्सिस ही, तो 135 ये यहाँ से यहाँ तक तो हो नहीं सकता है, तो 135 कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ये जो इतना एंगल है ये कितना हुआ 135, भाई ये 90 और 45 आगे होगा। ठीक, और तो फिर ये कितना बचा, अब ये एंगल तो हो नहीं सकता है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि अगर ये पूरा अगर हम काउंट करेंगे तो देखो 135 तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया इतना एंगल, और 180 ये पूरा हमारा हो गया, तो ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया वो हो गया 180 और प्लस 135, यानी कितना हो जाएगा, इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 235। ठीक, तो 235 नहीं 335। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 335 हो जाएगा। अब 335 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो थीटा की रेंज होती है वो -π से ज़्यादा +π या उससे कम, तो फिर कौन सी वैल्यू ये वाली होगी। तो हम क्या करेंगे पूरा 360 उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 45, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में इसलिए माइनस का हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी -45 और ये हो जाएगा -π/4। जिसको ना समझ में आया हो वो वीडियो को वापस पीछे करके अच्छी तरह से समझ ले। थीटा मिल गया, r मिल गया, बस। तो पोलर फॉर्म ऑफ 1 - i क्या होती है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये r की वैल्यू √2, cos थीटा की वैल्यू -π/4 और प्लस i sin
थीटा की वैल्यू -π/4। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये नहीं कि हम इसकी वैल्यू रख दें, वैल्यू रख देंगे तो वापस यही मिल जाएगा 1 - i। तो आज मैंने कुछ आप लोगों को क्वेश्चन कराए, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, पोलर फॉर्म किसे कहते हैं, पोलर फॉर्म को किस तरीके से डिनोट किया गया, क्यों पोलर फॉर्म, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा कहाँ से आया, वो सब बताया। और पोलर फॉर्म में चेंज करना या फिर मॉडुलस और थीटा निकालना एक ही जैसे क्वेश्चन है। अगर हमसे थीटा तक पूछते हैं मॉडुलस और थीटा यानी मॉडुलस यानी मापांक, थीटा यानी कोणांक यानी आर्गुमेंट पूछते हैं तो यहाँ तक करेंगे, और पोलर फॉर्म पूछेगा तो एक लाइन और पढ़ा लेंगे। तो दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इतना हमारा जो है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अब रह गया है। अब हम अगले लेक्चर में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे और उसके बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।